हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और 2 से 3 अंक वाले हिंदी ग्रामर में यहाँ पर लगभग मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सभी प्रश्नों को। और हाँ, यहाँ पर फटाफट रिवीजन रहेगा मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश नहीं कर पाऊंगा। और इसको पूरा टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, अभी के अभी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। शिव कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं। रस के अंगों के नाम लिखना है। तो रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यदि रस के हम प्रकार की बात करें तो रस के 10 प्रकार हैं, 10 के अलग अलग के स्थायी भाव हैं। फिर बच्चों यदि मैं आप कहेंगे तो रस पर एक वीडियो बना दूंगा सभी रस के उदाहरण सहित, तो आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो गद्य या पद्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तब हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। मानवीकरण यानी मान लेना, समझिए, शब्द का अर्थ निकालो और आप परिभाषा को रटो नहीं, समझो। जैसे हमने कहा रस, रस मतलब आनंद, किसी को पढ़ते, सुनते या देखते समय आनंद जो होता है उसे रस कहते हैं। सिंपल है। मानवीकरण यानी किसी वस्तुओं को हम किसी दूसरे चीज में कंपेयर कर दें या मान लें या भावनाओं में उसका वर्णन कर दें तो मानवीकरण अलंकार होगा। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो जाए, अर्थात निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में दर्शाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे अंधेरे में कहीं पे आप जा रहे हो, कोई वस्तु रखा हुआ है तो ऐसा लगता है कोई वहां पे जानवर बैठा है, तो फिर आप यहां पर जीवों में क्या कर दिए, एक प्रकार से तुलना कर दिए। तो एक प्रकार से मान लेना, या कि कोई पेड़ पौधा है उसको आप मान लो कि वो कोई व्यक्ति बैठा है, तो फिर वहां पर मानवीय भावनाओं का वर्णन हो जाता है, मान लिया जाता है। निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु में हम तुलना कर दें तो फिर वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। समझ गए। मानवीकरण मतलब मान लेना, ऐसा शाब्दिक अर्थ समझो। विरोधाभास अलंकार मतलब विरोध हो, विशेषता क्या है। विरोधाभास अलंकार हिंदी कविताओं में प्रयुक्त अलंकार का एक भेद है और विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग होता है। देखिए, विरोधाभास की यदि हम बात करें, विरोधाभास विरोध हो, जबकि ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है जबकि वहां पे वास्तव में विरोध ना हो रहा हो, तो विरोधाभास अलंकार है। ठीक है। जैसे प्यार एक मीठा जहर है, ऐसा लगता है विरोध हो रहा है जबकि प्यार एक मीठा जहर है, जहर शब्द बोला जा रहा है, लेकिन इसका हम विरोध करेंगे कि प्यार एक मीठा जहर मतलब प्यार एक अच्छा चीज है। समझ रहे हैं। तो वास्तव में जबकि प्यार जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक जहर है, यानी विरोध हो रहा है, तब यहाँ पर प्यारे बच्चों एक विरोधाभास अलंकार हो जाता है। तो आप फटाफट यहाँ पर देखते जाएं, समझते चले। टेलीग्राम में इसका पूरा सलूशन आपको मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर। बिल्कुल आपको 2 अंतर। देखिए, तत्सम शब्द का मतलब है जो बिना परिवर्तित किए संस्कृत से हिंदी में ले लिए जाए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द ऐसे प्रयुक्त शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में लिए गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अपने भाषा में पढ़ो, अपने भाषा में समझो। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित करने पर, मतलब संस्कृत से जब हिंदी में हम परिवर्तित किए तो ज्यों को त्यों ले लिए, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो बन गया तद्भव शब्द। एग्जाम्पल के तौर पर दूरदर्शन, आयुक्त, आकाशवाणी, ये तत्सम है। यहां पर काजर, कृपा, पक्षी आपका हो गया, रतन, परीक्षा, किशन या करम, कहने का मतलब परिवर्तित रूप हो जाते हैं। ठीक है। यहां पर परिभाषा, जो शब्द अपरिवर्तित रूप से संस्कृत से लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से मतलब संस्कृत के ही प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किया गया है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और संस्कृत के जो शब्द प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिल रहे हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। बोली किसे कहते हैं, मतलब अपने आसपास के समान क्षेत्र में जो हम बोलते हैं उस भाषा को हम बोली कहते हैं। ठीक है। लघुत्तम इकाई, छोटी सी इकाई। जैसे आप मान लीजिए अपने जिले के स्तर पर जो भी भाषा बोल रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो बोली होता है। बोली का जो विस्तृत रूप ही प्यारे बच्चों वो भाषा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों के नाम लिखना है। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली 4 बोलियां हैं भैया, बुंदेली, बघेली, मालवी और निवाड़ी। बुंदेली, बघेली, मालवी और निवाड़ी, ये आपकी 4 मुख्य रूप से बोली हैं। मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली 4 बोलियां। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा छंद के प्रमुख लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो दोहा जो छंद है वो मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में प्यारे बच्चों 13-13 मात्रा होता है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होता है। दोहा छंद आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा। मात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौरायनर,
या पाए बहुराय। बिल्कुल आप याद कर लो, कनक कनकते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या वा खाए बहुराय नर, या पाए बहुराय। मत्तक यंद सवैया के लक्षण एवं उदाहरण देखिए। ये आपका छंद है, इसके लक्षण है, इसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा कठिन है, इसे मत याद करो, याद भी नहीं हो पाएगा। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही से सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली, सुंदरी वेद जुआ। अच्छा, मैंने एक छंद का अलग से वीडियो बनाया, उसमें एक सस्ता एग्जाम्पल दिया, उसे आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए, ओज गुड़ का एक उदाहरण बताओ। बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। ओज गुड़ का एक उदाहरण कितना सिंपल है। बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ओज गुड़ का तो आप लोग सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं ना, बिल्कुल सरल है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखो भैया, नाचीज तथा दारुण शब्दों का अर्थ लिखना है। नाचीज का होता है तुच्छहीन, दारुण का होता है गरीब या विपन्न या करुण, ठीक। नाचीज का अर्थ है तुच्छहीन, दारुण का गरीब, विपन्न, करुण। चलिए आगे देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, फटाफट बताओ। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो पहले शब्द के जुड़ता है और अर्थ बदल दे। प्रत्यय क्या है? जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, जैसे प्रहार, प्रहार, तो प्रा पहले जुड़ गया, हार का अर्थ बदल गया प्रहार, हार भैया सोने का हार, और प्रा जुड़ गया तो प्रहार यानी मारना। अगर, अमर, अमर मतलब जिंदगी में, और ता जुड़ तो अमरता, तो ता हमारा प्रत्यय शब्द हो जाता है। तो सब प्रत्यय में सार्थक जो शब्द होता है भैया, उसके बाद में कोई शब्द जुड़ करके उसकी सार्थकता बदल जाती है और उपसर्ग में पहले जुड़ता है, ठीक है। निपात किसे कहते हैं? वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, वे निपात कहलाते हैं। जैसे ही, तक, मात्र, भर, भी, तो, मतलब शब्द के बाद में जोड़ दें तो उसका क्या हो जाए? बल लग जाए, उसका थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा हो जाए, वो निपात कहलाता है। प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की क्या विशेषता है? तो प्रसाद गुण से संबंधित कविता के फलस्वरूप संवेदनशील का चित्त प्लावित हो जाता है, अर्थात संवेदनशील के चित्त एवं मन में अर्थपूर्णता व्याप्त हो जाता है। यानी प्रसाद गुण के कारण संवेदनशीलता उत्पन्न हो जाती है। इस गुण से काव्य में उल्लास आ जाता है, उल्लास मतलब खुशी। इस गुण का प्रयोग प्राय सभी रसों में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा प्यारे बच्चों, देखते हैं फटाफट। यहां पर देखिएगा, सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग सोचते होंगे कम मिनट, हमारा फास्ट रिवीजन है, आपको प्रोवाइड करना है क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। संदेह अलंकार, जहां संदेह हो जाए, भ्रांति यानी भ्रम हो जाए, यानी संदेहवाचक शब्द में संदेह अलंकार, भ्रमवाचक शब्द में भ्रमवाचक अलंकार हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें संदेहवाचक शब्द होता है, भ्रांतिमान में भ्रमवाचक शब्द होता है। इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, संदेह में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, और इसमें झूठ निश्चय हो जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाता है। भ्रम था लेकिन डाउट क्लियर हो जाता है, लेकिन संदेह में तो संदेह ही बना रहता है। इसमें हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं, और इसमें भ्रम दूर करना थोड़ा संभव नहीं होता। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार, लक्ष्मी या दुर्गा में कंफ्यूजन। समुझ तुम्हें घनश्याम हरी नाच उठे बन मोर, मतलब भैया घनश्याम समझकर यहाँ पर मोर नाचने लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेह अलंकार का उदाहरण लिखिए। संदेह, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता की अवतार, ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। देखो भाई कितना इजी है, तैयार कर लो। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा का उदाहरण देखिए। देखियो भ्रांतिमान, भ्रम, भ्रम बस जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। यानी कोई वस्तु हमारे पास है लेकिन उसको हम न समझकर दूसरे को देख लें। एग्जाम्पल के तौर पर, समुझ तुम्हें हरे घनश्याम हरी नाच उठे बनमोर, 5 महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ित जाए। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल तो याद करना पड़ेगा, एग्जाम्पल याद करने का कोई ट्रिक नहीं है इतना कम समय में। विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं बताओ भैया। तो विरोधाभास अलंकार में हिंदी कविताओं में प्रयुक्त अलंकार में एक भेद है, अभी आपने पढ़ लिया इसके पहले। विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये आपने विरोधाभास तो पढ़ लिया था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको पढ़ो। छंद किसे कहते हैं, इसके भेद लिखो। वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा यति, गति से संबद्ध विशिष्ट नियोजन पद रचना छंद कहलाती है। ये छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। छंद के प्रकार बताओ। तो छंद, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सॉरी, अभिधा शब्द शक्ति एवं लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर, इसको आप तैयार कर लेना। जिस शक्ति में माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, और इनमें शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है। कहने वाला व्यक्ति किसी प्रयोजन या लक्ष्य
का आधार लेकर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि उसका शाब्दिक अर्थ एक प्रकार का हो और छिपा हुआ अर्थ भिन्न प्रकार का हो, उसे लक्षणा कहते हैं। गाय बड़ा उपयोगी पशु है। गोपाल उल्लू है, इसमें उल्लू शब्द मूर्खता का द्योतक है। जिस शक्ति के माध्यम से प्रचलित अर्थ का ज्ञान हो उसे अभिधा शब्द शक्ति, मतलब डायरेक्ट। गाय एक बड़ा पशु है तो समझ गए, लेकिन गोपाल उल्लू है, उल्लू कोई व्यक्ति थोड़ी हो सकता है, लेकिन उल्लू मतलब मूर्ख। लक्षणा मतलब लक्षण के आधार पर वहां पर व्याख्या हो जाए, और अभिधा मतलब डायरेक्ट सीधे, समझ रहे हैं। चलिए, शब्द गुण या काव्य की परिभाषा एक प्रकार लिखिए। जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। शब्द गुण या काव्य गुण एक ही है। जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं उन्हें शब्द गुण या काव्य गुण कहते हैं। यह रस का अनिवार्य तत्व है। जिस तरह ज्वाला में तपन विद्यमान रहती है उसी तरह रस के साथ हमेशा गुण विद्यमान रहता है। काव्य में गुण कितने हैं? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। कौन कौन से? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो इस प्रकार से कंप्लीट भैया, 11 मिनट में कंप्लीट। लगभग 18 से 19 क्वेश्चन है और ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। प्लीज आप लोग चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चे लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।